हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ज्योमेट्री को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ज्योमेट्री का 31वां सेशन और सर्कल का ये तीसरा सेशन है। अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो सर्कल के जो 2 सेशंस मैं करवा चुका हूं पहले, उनको देखिए। मैंने आपको आर्क को लेकर के बहुत बढ़िया थ्योरम्स बताई हैं। कोड हम शुरू कर चुके थे, उसके बाद हम टेंजेंट की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, एक लाइन जो मैं कह रहा हूं, दुनिया में चाहे किसी के भी नोट्स क्यों ना हो, वो किसी काम के नहीं होते, चाहे कितने भी अच्छे बने हुए हो। इसलिए आपको हमेशा अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा हर चीज अपने हाथ से लिखनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ थ्योरम्स में सिखाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अरे स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलता। आप कहीं नोट्स मिले तो फोटोकॉपी कराने से काम नहीं चलता। एक बार आपको यह जरूरी है कि आपको करना पड़ेगा। हां, यह जरूर हो सकता है स्मार्ट वर्क, जैसा अपन ने कल सेशन भी लिया था कि हां आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलती है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप एक एक चीज के नोट्स बनाइए, तब मजा आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, कोड में मैंने आपसे शुरुआत कर दी थी। आज मैं आपसे बात करूंगा 2 कोड्स की और प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर 2 कोड्स इंटरसेक्ट करे, कहां करे, सर्कल के अंदर, तो क्या क्या बातें हो सकती हैं। यही 2 कोड्स इंटरसेक्ट करे कहां, सर्कल के बाहर, तो क्या क्या हो सकता है। कितने स्मार्ट तरीके से हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे कॉमन कोड का। अगर 2 सर्कल हो और दोनों सर्कल में कॉमन कोड की बात हो, जैसा बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन सबको लेकर बात करते हैं। जरा 1 मिनट में अपन रिवाइज करते हैं बात को। जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी होगा, अटेंशन दीजिएगा। पहली बात, मैंने आपसे कहा कोड का मतलब है कि किसी भी सर्कल, किसी भी वृत्त की परिधि पर कोई भी 2 बिंदुओं को मिला लीजिएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यहीं से शुरू कर रहा है तो कम से कम सर्कल सीखने के लिए 2 सेशन पीछे जाए, और अगर वो नंबर 1 से देखेगा तो वो उसके लिए उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता, है ना। आप देखो, कल मैंने एक सेशन लिया था, क्या उसका टाइटल था, मैंने कहा ग्रेट सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो हार्डवर्क कम करते हैं, स्मार्ट वर्क ज्यादा करते हैं। और मैं बताऊं, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या मतलब निकलता है। हार्डवर्क कौन करता है स्टूडेंट्स में, जो 10-10 किताबें पढ़ता है, 4-4 टीचर से पढ़ लेता है, किताब पर किताब, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते चले जाता है, रास्ता कहीं पता ही नहीं होता। जबकि एक स्मार्ट वर्क करने वाला बच्चा जो 1 साल या उससे कम की तैयारी में कैसे पास होता है। हालांकि एक दिन मैं सेशन पर्टिकुलर इसी के लिए ले लूंगा, केवल स्टूडेंट्स के लिए, कि वहां स्मार्ट वर्क हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं रेफरेंस दूं तो आपको क्या चाहिए, आप लीजिए पुराने सालों के पेपर्स, वो आपको आपके सही एग्जाम का पैटर्न बताएंगे। और उसके बाद वचनबद्ध तरीके से, नियमित रूप से मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट जितने और जितने और जितने लगा सकते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा। देखिए, अगर मैं जाऊं 21 साल पहले, तो मैं खुद भी एक स्टूडेंट था और मैंने भी बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए, बहुत सारे एग्जाम्स को टॉप किया है, बहुत सालों तक सरकारी नौकरी भी की है। मैं आपको बताऊं, मॉक टेस्ट लगाने का मेरे को खुद को एक्सपीरियंस बहुत है। अगर मैं बात करूं, पेपर करते 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 आपकी ऐसी आदत पड़ जाती है कि बस वहां एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसा लगेगा ये तो मेरे रोज का काम है, और तभी वो एक्सपर्टीज आ सकती है। वरना आप चाहे कितनी भी नॉलेज रख लो, एक सच बात बताऊं, अगर मैं आज मॉक टेस्ट लगाऊं ना तो मुझको तकलीफ आएगी। आता सब कुछ है, लेकिन लगातार इतनी देर बैठने की आदत ही नहीं है, कंसंट्रेशन ही नहीं बनेगा। इसीलिए आप बहुत ही ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम कीजिए। जरा देखिएगा बोर्ड पे, देखो बहुत जल्दी से मैं अगले पॉइंट पर आता हूं। पहला पॉइंट मैंने आपको यह सिखाया, इसके सेंटर से, सर्कल के सेंटर से अगर इस कोड पर आप एक परपेंडिकुलर डालते हैं, अगर एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर इस कोड को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये मैंने प्रूफ किया था, उसके लिए आप पिछला सेशन देखिए। दूसरी चीज मैंने आपको यह सिखाई
मैंने कहा कि ये जो कोड है ए बी, मैंने आपको सिखाया कि ये सेंटर है और मैं परपेंडिकुलर नहीं डाल रहा, मैं परपेंडिकुलर नहीं डाल रहा, मैं इस कोड के मिड पॉइंट से मिला रहा हूं। मैंने परपेंडिकुलर नहीं डाला, मिड पॉइंट से मिला रहा हूं। तो मैंने आपको ये प्रूफ करके बताया था कि ये परपेंडिकुलर कैसे साबित हो सकता है। ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये हम बात कर चुके हैं। इसके आगे मैंने आपको एक बहुत बढ़िया बात बताई, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं बात कर रहा था इक्वल कोड्स की, और आज मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा दो इक्वल कोड्स के बारे में। जरा देखिएगा, दो इक्वल कोड्स कहीं पर भी रख लीजिए, अभी अंदर रख रहा हूं, थोड़ी देर बाद में बाहर की भी बात करेंगे। ये ए बी है और ये सी डी है और ये सेंटर है, और मैंने कहा कि आपको क्या करना है, इसको मिलाना है, इसको ऐसा मिलाना है। तो ये बना ट्रायंगल सी ओ डी, और इसको भी मिलाना है तो ये बना क्या बताइए, ए ओ बी। और मैंने आपको उस वक्त ये साबित कर कर बताया था कि ये जो इसके अंदर एंगल है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट साबित होते हैं। ये आप देख लीजिए पिछले सेशन में ये सारी बातचीत हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, वी हैव ऑलरेडी डन, क्योंकि ये तो बराबर में दे ही रहा हूं और ये सारा ही रेडियस है, तो ये भी बराबर हो गया, तीनों साइड्स बराबर हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉपी हो गई, हर चीज आपस में बिल्कुल सेम रहेगी। अब मैं इसके आगे जो है ना, आगे वाली बात करता हूं आपसे कोड की। तो जरा देखिए, अगर मैं बात करूं दो इक्वल कोड्स, अभी मेरी बातचीत किसके बारे में हो रही है बताइए, मेरी बात हो रही है आपसे इक्वल कोड्स के बारे में, और दो इक्वल कोड्स की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि दो इक्वल कोड्स जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। जैसा मैंने आपको कई बार कहा, मैं बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा कम, आप लिख सकते। मैंने क्या बोला, दो इक्वल कोड्स सेंटर से एक समान दूरी पर होती है। एक समान दूरी हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही माना जाता है। जरा इसको देखें कैसे, क्या कहना चाहता हूं मैं, यहां से हम नई चीज पढ़ रहे हैं आज के लिए। कोई भी दो इक्वल कोड्स बना लीजिए, जैसे ये ए बी बनाया मैंने, इधर मैंने सी डी बनाया, इक्वल कोड्स हैं ऐसा बताना चाह रहा हूं। ये सेंटर है और मैंने कहा सेंटर से समान दूरी पर है, सेंटर से समान दूरी पर, और मैंने अभी आपसे कहा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगानी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ढंग से सुनिएगा, अटेंशन दीजिएगा। जब इस ओ से मैं सी डी पर एक परपेंडिकुलर डालता हूं, तो ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है कि जब मैं इससे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जैसे मान लीजिए मैं इसका नाम ई रखना चाहूं, तो सी ई और डी ई आपस में बराबर हो जाएंगे। कुछ बच्चों के कमेंट्स आते मैं देखता हूं, उनको लगता है कि अपन को टाइम ज्यादा लग रहा है। अरे आप ये देखिए ना, अपन फालतू की बात तो कर ही नहीं रहे, काम की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि डिटेल में समझ रहे हैं एक एक पॉइंट पर। मैं आज आपको तीन चार चीजें ऐसी बताऊंगा जिनसे ही क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज्यादा कोड को लेकर के, फिर हम टेंजेंट शुरू करेंगे। सबसे ज्यादा होता है इंटरसेक्शन सर्कल के अंदर और इंटरसेक्शन सर्कल के बाहर, और कॉमन कोड। ये कोड की तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बताने वाला हूं आपको इसके बाद में। इधर देखो, इसी तरह से इस ओ से मैं इस ए बी पर भी परपेंडिकुलर डालूंगा, इस ए बी पर भी परपेंडिकुलर डालूंगा, ये रहा परपेंडिकुलर। और मुझे क्या साबित करना है कि ये जो परपेंडिकुलर, इसको नाम एफ दे दो, मेरे को साबित क्या करना है कि ओ ई बराबर है ओ एफ के। ये होता है, ये रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को अगर हम प्रूव करना चाहें तो कैसे प्रूव करें भाई, चला देखते हैं। एक काम करो, इस ओ से इस बी को मिलाओ और इस ओ से इस डी को भी मिलाओ। तो मुझे एक बात बताइए, मैं दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2। जरा एक बार मेरे को एक बात बताइएगा, क्या ये दोनों में बराबर है? हां, ये इसलिए बराबर है क्योंकि ये तो रेडियस है भाई, रेडियस है ना, सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है। अच्छा, क्या ये दोनों में बराबर है? ये वाला बी एफ और डीई, क्या ये बराबर है? हां बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि पहली बात तो ए बी और सी डी बराबर था, तो दोनों बराबर थे, और ये परपेंडिकुलर हमेशा कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जब अगर मान लो ये 10 और 10 है तो आधा आधा 5 और 5 ही तो होगा। तो एक बात बताइए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये आपने डाला तो परपेंडिकुलर ही है, डाला तो परपेंडिकुलर ही है। क्या आप इसको आरएचएस प्रॉपर्टी देख पा रहे हैं? जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। जहां पर आपको 90 डिग्री दिख रहा है, जहां पर आपको 90 डिग्री दिख रहा है, आरएचएस मैंने आपको जो कॉन्ग्रुएंसी उसमें सिखा रखी है कंडीशंस के अंदर,
आपको राइट एंगल भी नजर आ रहा है, सामने हाइपोटेनियस दोनों में एक जैसा है, एक साइड दोनों में एक जैसी है, तो जो बच गया वो भी एक जैसा होगा। तो बस इस आरएचएस प्रॉपर्टी से आपको राइट एंगल भी नजर आ रहा है, उसके सामने हाइपोटेनियस बराबर नजर आ रहा है, एक साइड बराबर नजर आ रही है, तो फिर जो बच गया वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं। तो मैंने आपको एक नई चीज क्या बताई, अगर दो इक्वल कोड्स हैं तो उनकी सेंटर से दूरी हमेशा बराबर होगी, हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। अब इक्वल कोड्स के बारे में एक बात और देखना चाहेंगे। अपन अभी तक क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम अभी तक यह कर रहे हैं कि जो दो इक्वल कोड्स हैं उनको हमने अलग अलग दिखाया। देखो जरा, यहां पर ए बी है, वहां पर सी डी है, यहां पर बात करें ए बी है, यहां पर सी डी है। इससे क्या साबित किया था, एंगल बराबर है और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए थे। और यहां पर हालांकि वहां पर भी ये दिखता था कि ये कॉन्ग्रुएंट साबित हो गए थे, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए थी। यानी यहां से भी हम साबित कर सकते हैं इस बात को कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होगी। लेकिन मैंने आपको यहां पर अलग से बता दिया बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो बताना चाह रहा हूं कि हैं तो दो कोड ही और हैं भी दोनों इक्वल, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है। दो कोड से दोनों इक्वल हैं, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कुछ भी कम इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। जरा देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं यहां से इसको मान लीजिए कि मैं मान लेता हूं पॉइंट ए और मैं कोड रखता हूं दो, एक तो ए बी और एक ए सी। मान लीजिए मैं बात करता हूं ए बी और ए सी, ये हम दो रख लेते हैं। इस ए से मैंने क्या किया, इधर मैंने बना दिया ये ए बी और इस ए से मैंने बना दिया इधर ए सी। जरा देख पा रहे हैं, और ये अगर आपको इंफॉर्मेशन दी गई कि जो ए बी है और जो ए सी है वो आपस में बराबर है, बताइए है कि नहीं। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा आपको, इतनी डिटेल में पढ़ने को नहीं मिलेगा, इतनी बारीकी तक। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने कहा ए बी और ए सी दोनों बराबर है अगर, तो क्या रिजल्ट निकल कर आता है, सुनिएगा। अगर ये सर्कल है तो सर्कल का सेंटर तो होता होगा, तो सर्कल का सेंटर ये रहा। अब मेरी बात बताइए, मेरे को एक बात बताइए, ये एक ए सी और ए बी में कॉमन पॉइंट कौन सा है, इनमें कॉमन पॉइंट कौन सा है, ए कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। हम कॉमन कोड की बात करेंगे, लेकिन अभी मैं केवल दोनों में कॉमन पॉइंट की बात कर रहा हूं। आपको क्या करना है, इस कॉमन पॉइंट से आपको सेंटर को मिलाना है। आपको कॉमन पॉइंट से क्या करना है बताइए, आपको कॉमन पॉइंट से सेंटर को मिलाना है। अगर ये दोनों कोड्स को बराबर हैं, अगर ये दोनों कोड्स बराबर है, ध्यान दीजिएगा, और इस कॉमन पॉइंट से आप सेंटर को मिलाते हैं, और तो हमेशा क्या होगा, ये जो सेंटर है ओ अपन नाम दे, तो ये ए ओ हमेशा ऑलवेज क्या बनता बताइए, एंगल बाइसेक्टर। क्या बन जाता है, ये एंगल बाइसेक्टर, हमेशा ये एंगल बाइसेक्टर साबित होता है। तो कंडीशन क्या थी, अगर दोनों कोड्स बराबर हैं और जो दोनों का कॉमन पॉइंट है उससे आप सेंटर को मिलाते हो, तो ये जो लाइन है ए ओ, ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर साबित होती है। तो अगर ये थीटा बनता है तो ये वाला जो है ये भी क्या बनेगा बताइए, थीटा ही बनेगा। ये थीटा है तो ये थीटा बनेगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अगर मैं इसी बात को, कोई भी बात हो उसको दोनों परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है। दोनों परिप्रेक्ष्य में कैसे कहा जा सकता है, जरा देखिएगा बोर्ड पे सभी स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपसे ये बात ही नहीं करता कि भाई ये जो है यहां पर ये जो है ये जो कोड्स है वो इक्वल है, वो मैं नहीं कह रहा। अच्छा, अगर हम ये देखना चाहें कि ये बराबर कैसे साबित हुआ, तो जरा वो भी देख लीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। अगर मान लीजिए मैं इसको बराबर साबित करना है तो मैं क्या करता हूं, एक बार इस ओ से सी को मिलाता हूं और इस ओ से मैं बी को मिलाता हूं। आप एक बार जरा देखिए, अटेंशन दीजिएगा कि ये एंगल बाइसेक्टर कैसे साबित होगा। देखो, आप मुझे कितना सा बता दो, क्या ये दोनों कोड कॉमन है? हां, वो तो ऑलरेडी गिवन है, ये तो ऑलरेडी गिवन है भाई, उसमें बता रखा है। क्या ये दोनों कॉमन है? हां। क्यों? क्योंकि तो रेडियस है। तो ये दोनों कोड कॉमन है, एक जैसी है, इक्वल है, क्योंकि बता रखा है।
ये बता रखा है तभी तो अपन ये निकाल रहे कि एंगल बाइसेक्टर है। भाई कोड बराबर है ये तो बता रखा है उसने, हम तो ये प्रूव कर रहे हैं कि एंगल बाइसेक्टर है। अब हम इसका उल्टा भी प्रूव करेंगे, पहले इसको देख ले पूरा। ये बराबर, कॉमन साइड बराबर। तो जब तीनों साइड्स बराबर हो गई, तो क्या दोनों ट्रायंगल्स ये वाले AOC और AOB कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए क्या? सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में फर्क आप समझिएगा। सिमिलर में रेशोज समान अनुपात में रहते हैं, सारी चीजें कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ सारी, जबकि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कॉपी, और ये सब मैंने आपको पहले बता रखा है। तो आपको एक बात बताइए, जब ये सब चीज एक जैसी हो गई है, तो फिर एंगल्स भी तो बराबर बराबर होंगे। तो फिर अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए। अगर इस कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के हिसाब से ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए और ये भी बराबर होना चाहिए। क्योंकि हम बात करें कि हमारा जो ट्रायंगल है ये ट्रिपल एस की प्रॉपर्टी दिखाता है, एस 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 तीनों साइड्स बराबर है। अच्छा इधर देखिएगा, मैं आपको ऐसा कहना चाह रहा हूं कि ये जो है ये आपकी AB एक कोड है और ये AC भी एक कोड है, लेकिन आपको ये नहीं कहा गया, इट इज नॉट गिवन कि ये बराबर है। इस बार ये नहीं कहा गया, लेकिन सिर्फ ये कहा गया कि ये इसका सेंटर है, सेंटर O, और इस दोनों कोड के कॉमन पॉइंट से हम सेंटर को मिलाते हुए ले जाते हैं, या तो यहां तक ले आएंगे तो रेडियस है, आगे तक ले जाएंगे तो डायमीटर है, मतलब सेंटर से है। यानी कि मैं ऐसा भी कह सकता हूं कहने को कि दोनों कोड से बराबर है ना, अब बराबर है ये प्रूफ करना है, उल्टा करेंगे। तो अगर ये दोनों कोड दो कोड्स हैं जिनके कॉमन पॉइंट से हम सेंटर से एक लाइन निकालते हैं इस तरह से, और वो लाइन अगर इन दोनों को बराबर बराबर दो भागों में बांट दे, अगर ये थीटा बनाए तो ये भी थीटा बनाए, अगर ऐसा है तो ये प्रूव हो जाएगा कि AB बराबर है किसके बताइए, AC के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिएगा। मैं जो कह रहा हूं दोबारा बोल देता हूं, आप पॉज करके नोट कर लीजिए। दो कोट्स जिनका साइज इक्वल है और वो कॉमन पॉइंट से निकलती हैं, साइज इक्वल है, और वहां से सेंटर पर अगर हम मिलाएं और वो जो सेंटर पर मिलाने वाली लाइन है वो इसको दो बराबर बराबर एंगल्स में बांटती है, ये तो पहली बात है। कब बांटती है? जब दोनों कोट्स बराबर होती हैं। उल्टा मैंने कहा कि कोट्स के साइज मैंने आपको नहीं दी, मैंने बताया नहीं, बट मैंने कहा कि कॉमन पॉइंट से मैं मिलाता हूं सेंटर पे या नीचे तक जाता हूं डायमीटर पे, तो क्या होता है, एंगल बराबर बराबर बनते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो A आप D नाम दो, AD इस AB के साथ जो एंगल बना रही है वही AD AC के साथ बना रही है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर बना रही है। तो ये पक्की बात है कि ये दोनों कोड्स कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब यहां तो मैंने प्रूव कर दिया, कुछ बच्चों को तकलीफ कहां आती है वो दिखाता हूं मैं, जरा देखिएगा। जैसे देखिए, अगर मैं दो कोड्स की बात कर रहा था और जो कॉमन पॉइंट से चलो और बड़ी हो, तो जैसे ये AB है और यहीं इसी A पॉइंट से हम चलते हैं AC, तो अब किसी ने कहा कि साहब अब कैसे करेंगे, तो जरा मेरी बात सुनो। अरे सेंटर तो होगा ना, ये रहा सेंटर, आपको क्या करना है, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वहां से सेंटर पर जाना है, और ऐसा करने पर क्या होगा, अगर ढंग से सुनो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर दोनों कोड्स बराबर हैं तो ऐसा करने पर ये जो AO बनेगा ये एंगल बाइसेक्टर साबित होगा। और अगर ये पता नहीं है कि बराबर है और ये AO एंगल बाइसेक्टर साबित होता है तो फिर ये दोनों कोड बराबर है। आप इस B को भी O से मिला सकते हो, बट मुझे लगता है इतना पर्याप्त है इस बात के लिए। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे। तो दो कोड को लेकर के ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है। अब हम लोग दो कोड्स के आपस में इंटरसेक्शन की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, मैं बोल देता हूं, When two codes intersect each other, जब दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। अब इसमें दो केस बनेंगे, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल के बाहर। तो पहला पॉइंट बनाइए इनसाइड द सर्कल, जरा बोर्ड पे देखिएगा,
एक बहुत ज्यादा कॉमन रिजल्ट है, खूब एग्जाम में आता है, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। सर्कल मैंने थोड़ा बड़ा बनाया ताकि अपन सीख सके अच्छे से, ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर नजर आएगा। ये सर्कल का सेंटर है। एक जो कोड है वो मैं बना लेता हूं इस तरह से, ये मैंने बना दी ए बी, ये मैंने पहली कोड बनाई ए बी, और दूसरी मान लीजिए मैं इस तरह से यहां से ले लेता हूं इसको, मान लीजिए मैंने ये लिया सी डी। ध्यान दीजिएगा, ये कोड है ए बी और ये कोड है सी डी, और ये यहां पर इस पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर मैथमेटिशियंस ने, ज्यादातर बुक्स ने जो सूत्र बनाया वो पी के साथ बना रखा है, पी ए मल्टीप्लाई पी बी बराबर पी सी मल्टीप्लाई पी डी। तो हम अलग क्यों रखें, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करें, ऐसा ही रख लेते हैं। यहां पे जो रिजल्ट निकल कर आता है वो निकल कर आता है पी ए। कब निकल कर आता है, जब कोई भी दो कोड्स, दो जीवाएं, साइज कैसा भी हो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सर्कल के अंदर हो बाहर हो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको भी बताऊंगा, बाहर लेकर भी अगर दो कोड्स आपस में इंटरसेक्ट करती है तो पी ए मल्टीप्लाई पी बी हमेशा क्या होगा, पी सी मल्टीप्लाई पी डी के बराबर होगा। ए बी सी डी, ये एक रिजल्ट निकल कर आता। अब ये रिजल्ट कहां से आया, ये रिजल्ट देखना बहुत जरूरी है। जरा देखिए, आप क्या कीजिए, आप इनको थोड़ा सा इस तरह से मिलाइए। देखो, जैसे मैं इस ए और डी को मिलाता हूं, अगर मैं इस ए और डी को मिलाऊं तो मैंने ये मिला दिया। इसी तरह से मैं सी और बी को भी आपस में मिलाता हूं। जरा देखिएगा, ये मैंने यहां पर अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिए, ये एक प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी, ए बी और सी डी। ये आपको मालूम ही है, अपन ने जब ज्योमेट्री शुरू की थी तो पहली क्लास में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखे थे, शीर्षाभिमुख कोण जो आपस में बराबर होते हैं। कोई भी दो लाइनें इस तरह से हो तो एंगल आपस में क्या होते हैं बताइए, बराबर होते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर अगर आप अटेंशन देंगे तो क्या ये जो एंगल है, एक ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको ए पी डी, और दूसरा नजर आ रहा है बी पी सी। मैं इसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूं। मुझे इतना सा बता दीजिए, क्या ये एंगल जो मैंने इधर बनाया है, क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा या नहीं होगा बताइए। क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। जरा मुझे एक बात और बताइए, थोड़ा सोच समझ के बताइएगा। अगर मैं आर्क बीडी की बात करता हूं तो आपको मैंने एक चीज सिखाई थी पिछले सेशन में कि एक समान आर्क परिधि पर एक समान एंगल्स बनाती है। एक ही साइज की अगर आर्क होगी तो वो सरकमफ्रेंसेस पर, परिधि पर एक समान एंगल्स भी बनाएगी। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से अगर मैं देखूं तो इसी से डी और बी से देखो जरा, डी सी बी, और यहीं से देखो डी ए बी, ये एंगल भी इसी बी डी पर बन रहा है और ये भी इसी पर बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। बताइए होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये जो आर्क दिख रही है बीडी, इस बीडी पर ही सरकमफ्रेंसेस पर बन रहा है ये क्या बताइए, ये एंगल सी, और इसी पर बन रहा है ये एंगल ए। तो एक समान आर्क परिधि पर एक समान एंगल्स बनाती है। आपको मैंने जब सिमिलरिटी की कंडीशंस बताई थी, सिखाई थी, मैं यहां पर कॉन्ग्रुएंसी की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि दोनों जो हमारी कोड्स थी उनकी साइज बराबर हो ये जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। तो मैंने आपको कहा था सिमिलरिटी में कि अगर आपको दो एंगल एक जैसे मिल जाएं, अगर मैं ट्रायंगल बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अटेंशन दीजिएगा। अगर मैं आपसे ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, सपोज मैं आपसे यहां से शुरू करता हूं, मैं कुछ कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं ए पी डी और एक ट्रायंगल में और लेना चाह रहा हूं, मैंने वहां ए से शुरू किया तो मैं यहां सी से शुरू करूंगा। अगर बात करूं सी पी बी, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? आप इतना सा बता दीजिए। आपको ये मैंने लिखने का तरीका भी बताया था। अगर आप लिखने का तरीका सही लिखते हैं तो कंपैरिजन करने के लिए इधर झांकना नहीं पड़ेगा, इधर से ही काम चल जाएगा। लिखने का तरीका क्या है कि जिस सीक्वेंस में आप चले वैसा ही लें।
अगर थीटा के साथ ए है तो मैंने थीटा के साथ सी शुरू किया, फिर मैं सेंटर में पी गया तो उधर भी पी रहा, फिर इधर डी था तो इधर भी क्या रहेगा बताओ, बी रहेगा। आप चाहते तो पी ए डी भी कर सकते थे, तो फिर क्या करते आप, पी सी बी करते। आप पुराने सेशंस देखिए, सिमिलरिटी के मैंने आपको सारा बता रखा है। आप मुझे बताइए इन दोनों के अंदर क्या एंगल ए और एंगल सी आपस में बराबर हैं? बिल्कुल हैं। और एंगल पी दोनों में कॉमन है तो वो बराबर है ही है। जब दो एंगल बराबर हैं तो डबल ए प्रॉपर्टी हमें यह सिखाती कि तीसरा जो एंगल बच गया, अरे तीनों का सम तो 180 होता है ना, तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, तीसरा अपने आप बराबर होगा। इसका मतलब अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होना चाहिए। बताइए होना चाहिए कि नहीं? अब इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? चाहे तो इधर देखकर भी बोल सकते हैं। देखो एपी, अगर मैं बात करूं एपी और किसका कंपैरिजन करूंगा बताइए, सीपी का। और इधर मैं बात करूं किसकी बताइए, पीडी का कंपैरिजन करूंगा किससे बताइए, पीबी से। और अगर मैं बात करूं यहां पर एडी का कंपैरिजन किससे करूंगा बताइए, सीबी से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सीबी से। अगर मैं बात करूं यहां पर, चूंकि हमें पी चाहिए हमारे जो फॉर्मूला है उसके अंदर, तो आप इस बात को अभी छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने किसी वजह से लिखी है इस बात को भी, क्योंकि आपको यह रिजल्ट भी पता होना चाहिए। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो देखिए पी ए और पी बी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, पी ए मल्टीप्लाई पी बी। और इधर जरा देखो पी सी और पी डी है तो क्या होगा, पी सी मल्टीप्लाई पी डी। क्या ये प्रूव हो रहा है? और ये प्रूफ आपको समझ में आना चाहिए। आप देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर कि ये जो वर्टिकली अपोजिट है इसके सामने एडी है तो इसके सामने ही क्या होगा, बीसी भी होगा। तो एडी है तो क्या होगा, बीसी भी होगा। आपको पता है इस थीटा के सामने क्या बताइए, पीडी, तो इस थीटा के सामने क्या होगा, पीबी, तो पीडी तो क्या होगा, पीबी होगा। लेकिन आप अगर इसको लिखते वक्त तमीज से लिखते हैं, उसी सीक्वेंस में लिखते हैं जिस तरह से एंगल यहां पर हैं, तो फिर आपको उधर देखना ही नहीं पड़ता कंपैरिजन के लिए, सीधा आप ऐसा कर सकते हैं। तो एक बात तो मैंने आपको यह बताई कि जब कभी भी आप दो कोड्स को इंटरसेक्ट करवाएं अंदर तो क्या निकलता है, बाहर तो भी ये निकलता है। अब मैं आपको इसमें दो बातें और बताना चाहता हूं। पहली, ध्यान दीजिएगा, ये पी ए है, ये पी बी है, ये पी सी है और ये पी डी है। आपको इन चार में से कोई भी दो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, इन चार में से, सॉरी तीन, चार में से कितनी, तीन। हल्का सा कंसंट्रेशन लूज हुआ नहीं की गलती हो जाएगी, इसीलिए बहुत जरूरी है। हल्का सा मेरा दिमाग डाइवर्ट हो गया था कहीं और, ध्यान दीजिएगा। इन चार में से कोई भी तीन चीज दे देगा तो चौथी आपसे निकाली जा सकती है, और ये भी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, इन दो के साथ साथ तीसरी भी। चलिए अब मैं इसी काम को आपको बताता हूं, इन्हीं कोड्स का इंटरसेक्शन। लेकिन इस बार जो इंटरसेक्शन होगा वो कहां होगा, वो सर्कल के अंदर नहीं होगा, वो सर्कल के बाहर होगा। जरा देखिएगा, तो अपन थोड़ा सा इस तरह से बना लेते हैं इसको कि समझना आसान हो जाए। तो ये इस बार क्या है, क्योंकि अपन को क्या करना है कि नाम देना है पी से, तो पी ए लेते हैं ना अपन, तो इसलिए इसको अपन इस बार क्या करते हैं, ए इधर रखते हैं, ए बी और सी डी। समझना आसान हो जाएगा। अभी आप मेरी बात समझ पाएंगे ऐसा मैंने क्यों किया। देखो ये पी, क्योंकि सूत्र बनता है पी ए मल्टीप्लाई पी बी बराबर पी सी मल्टीप्लाई पी डी। ऐसे तो रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समझाना आसान हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये दो कोड्स हैं ए और बी, ए बी और सी डी। ये दो कोड्स इस बार फिर से इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन इस बार ये इंटरसेक्शन सर्कल के अंदर ना होकर सर्कल के बाहर हो रहा है। तो रिजल्ट वही निकलता है, क्या निकलता है, पी ए मल्टीप्लाई पी बी बराबर पी सी मल्टीप्लाई पी डी, पी ए मल्टीप्लाई पी बी बराबर पी सी मल्टीप्लाई पी डी। ये रिजल्ट और भी जल्दी और बहुत आसानी से साबित कर सकते हैं। आप जरा देखिए, यहां पर मैं एक बार मिलाता हूं इस बी को डी से और एक बार मैं मिलाता हूं इस ए को सी से। अगर मैं ऐसा करता हूं, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, मुझे पहले आप लोगों से यह जवाब चाहिएगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको ए बी डी सी,
ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको ए बी डी सी, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? क्योंकि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको समझ में आता है तो ये काम तुरंत हो जाएगा। बिल्कुल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों क्वाड्रिलेटरल है? क्योंकि ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्सेस किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंसेस को टच करते हो उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जो हमने पिछले सेशंस में सीखा है, पिछले 1-2 सेशंस में ही। अब एक बात बताइए मेरे को, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं 2 ट्रायंगल्स को लेना चाह रहा हूं। एक में लेना चाह रहा हूं PAC को और एक में लेना चाह रहा हूं PBD को। ढंग से सुनना, ध्यान देना, क्योंकि ये नहीं समझ में आया तो इसका अगला पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं समझ में आएगा। उसमें हम आधा और डबल करते हैं। मैं आपको बताता हूं अभी एंगल्स का सम और डिफरेंस कैसे करते हैं। एक बार देखो, PAC और PBD, मुझे एक बात बताइए, क्या ये P दोनों में कॉमन है? एक ट्रायंगल है PAC, मैं सब लिख दूंगा, एक बार वर्बली बात पूरी कर ले। PAC और PBD, ये 2 ट्रायंगल अलग अलग हैं, एक PAC है एक PBD है, दोनों में क्या P कॉमन है? हां बिल्कुल है। तो मुझे यह साबित करना है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या सिमिलर हैं। जरा ध्यान, कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते, साइज ही अलग अलग है, वो तो छोटा सा है, इस बड़े वाले में छोटा वाला आ रहा है, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जरा ढंग से मेरी बात सुनिएगा, अटेंशन दीजिएगा। ये दोनों में थीटा मैंने मान लिया, इधर मैं इसको फाई मान लेता हूं। जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर ये फाई है, अगर ये फाई है तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसा मैंने सिखा रखा है, कि ये भी फाई होगा। क्यों फाई होता है आपको पता है? आपको मैंने ये बहुत अच्छे से सिखा रखा है। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको ये बता रखा है, पिछले सेशन में ही बताया था शायद, कि ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और इसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जैसे इस D का जो एक्सटीरियर एंगल है, तो अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा। ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, उसके इंटीरियर एंगल के अपोजिट के बराबर होता है। ये हम क्यों? क्योंकि आमने सामने वाले 180 होते हैं, ये फाई है तो ये 180 माइनस फाई होगा, तो ये फाई तो बचेगा। अब एक बात बताओ, अगर ये फाई है तो ये फाई होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और अगर ये बीटा है तो इसी तरह से ये बीटा होना चाहिए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम वही बात है, क्योंकि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है और ये इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। आप देखिए दोनों ही ट्रायंगल्स में, आप देखिए मैं आपके सामने ट्रायंगल रखता हूं, तो पहला ट्रायंगल मैं बना रहा हूं PAC और दूसरा ट्रायंगल मैं बना रहा हूं PAC। अब ढंग से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने इसीलिए लिखा भी नहीं था इसको जानबूझकर पहले, क्योंकि पहले लिखता तो आप कंफ्यूज हो जाते। PAC, क्या मुझे PBD लिखना चाहिए? नहीं, मुझे PDB लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? मैंने कहा ना, अगर आप तमीज से लिखते हो तो कंपैरिजन करने में सिमिलरिटी के लिए ऊपर देखना नहीं पड़ेगा। देखो PAC पहले थीटा है, फिर बीटा है, फिर फाई है, तो PBD नहीं हो सकता यहां पर, क्योंकि यहां पर थीटा तो ठीक है लेकिन फिर आपको बीटा चाहिए, तो ये थीटा के साथ बीटा का मिलता है D। और एक स्पेशल केस है, क्योंकि ये केस है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल निकालते हुए हमने उस ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल निकाला है। आप समझने की कोशिश कीजिए, इसीलिए मैं आपको 10-20 बार कहता हूं सीक्वेंस में देखिए, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। अब मैं इनमें कंपैरिजन करना चाहूं तो इधर मुझे देखना ही नहीं है। इधर देखो, PA का कंपैरिजन होगा PD से, PA का कंपैरिजन होगा किससे बताइए? PD से। और PC का कंपैरिजन होगा किससे बताइए? PB से। PA का कंपैरिजन PD से किया, PC का कंपैरिजन PB से किया, अब कौन बचा? AC। और AC कंपैरिजन किससे करूंगा बताइए? PD से। AC, PA और PD, फिर PC और PB, अब AC और DB, AC और DB, सॉरी BD लिख दीजिए भले से, एक ही बात है, कोई बात नहीं, क्योंकि P तो है नहीं तो इसको तो हम वैसे भी उड़ाने वाले। हमारे पास रिजल्ट ये बचकर आता है। जरा इधर देखिएगा, मैं इसके आगे लिख नहीं रहा, आप खुद देखो क्या हम यहीं पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। PA मल्टीप्लाई PB
बराबर है पीसी मल्टीप्लाई पीडी। जरा देखो तो सही, ऊपर ही ऊपर ये रिजल्ट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, चाहे ये कोड्स अंदर सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करे तो भी हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करके ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। और दूसरा, अगर ये कोड्स दोनों सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करें तो भी हम इनको सिमिलर साबित करके ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आपको बहुत बार क्या मिलता है कि इन चारों में से 3 वैल्यूज दी जाती हैं और चौथा आपको निकालना होता है। अगर आपको ये बात पता है तो बहुत जल्दी से काम हो सकता है। इसी में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकल कर आता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। सेम काम करने वाले हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 कोड्स का इंटरसेक्शन कराएंगे अंदर भी और बाहर भी, और 2 बहुत बढ़िया रिजल्ट निकलते हैं। मैं आपको आपके सीजीएल मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा। अगर आपको ये रिजल्ट पता है, सीख लेंगे तो तुरंत होगा। क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने पहले जो इंटरसेक्शन किया था वो अंदर किया था, तो जरा देखिए, ये सर्कल का सेंटर है। मैं पहले सेंटर क्यों बनाता हूं, ताकि कोड्स बनाते वक्त थोड़ा इजी रहे, सेंटर डिस्टर्ब ना हो। ये पहली कोड बनाई मैंने ए बी, थोड़ा स्पेस लिया, और दूसरी हम लोग बनाते हैं सी डी, इस तरह से, ये सी डी। और जो रिजल्ट निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हमने पी मान रखा है, इसको अपने हमेशा क्या मान रखा, पी मान रखा है। तो अभी तक जो मैंने आपसे बात की थी, ढंग से सुनिएगा, अटेंशन दीजिएगा। मैंने अभी तक जो आपसे बात की थी, जब 2 कोड्स अंदर इंटरसेक्शन करें तो पीए मल्टीप्लाई पीबी बराबर पीसी मल्टीप्लाई पीडी होता है। अब यहां पर कुछ और बातें निकल कर आती है। वो क्या निकल कर आती है, जरा देखिए। इस पी पर अगर मैं एंगल देखता हूं तो चूंकि ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, कौन कौन से, ये रहे, देखो जरा, ये जो एंगल हैं ये दोनों की दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो मैं अगर एंगल की बात करूं, ए पी सी वो बराबर होना चाहिए, चाहे आप एपीसी कह लीजिए, चाहे आप बीपीडी कह लीजिए, या आप ध्यान दीजिएगा। और ये दोनों एंगल, एक रिजल्ट निकल कर आता है जिसको हमें प्रूफ करना है। वो क्या निकलता है, ये हाफ होता है किसके, बताइए, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई के। अब ये एक्स और वाई कहां से आया और क्या है वो मैं आपको बताता हूं, जरा ढंग से सुनिएगा। मुझे एक बात बताइए, कंसेप्ट से सीखना। ए और बी में जो ए पॉइंट है और जो बी पॉइंट है, और सी और डी में सी और डी, तो जो पहले पहले पॉइंट है इनको जरा मिलाकर के सेंटर से एंगल बनाइएगा। ए और बी में ए पहला पॉइंट है, सी और डी में सी पहला पॉइंट है, इन दोनों से सेंटर में एंगल बनाइएगा। अगर इन दोनों से मैं सेंटर में एंगल बनाता हूं तो जरा देखिएगा सभी लोग, थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। अगर मैं इनसे सेंटर में एंगल बनाता हूं तो क्या ये एंगल ये नजर आ रहा है आपको, तो ये जो AC आर्क से सेंटर में एंगल बनता है इसको मैंने बोला ये एंगल X है। ये एंगल कौन सा, X है। इसी तरह से ये जो आपके सामने, ये तो A और C था, अब ये B और D उठा लीजिए। अगर मैं B और D से बात करूं और इनसे भी सेंटर में एंगल बनाऊं तो सेंटर में कैसे बनाऊंगा, जरा देखिए तो। क्या मैं सेंटर में ऐसा ही बनाऊंगा क्या, अटेंशन दीजिएगा सारे के सारे लोग। अगर मैं यहां बात करूं तो ये जो बनकर आया ये Y बनकर आया, क्या बनकर आया, Y बनकर आया, और हमें यही प्रूफ करना है। एक बार समझ लीजिएगा, फिर मैं चाहे दोबारा बता दूंगा इसको। आपको क्या प्रूफ करना है कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट पर एंगल एपीसी या बीपीडी जो है वो हमेशा ये जो पॉइंट्स है, एसी का एंगल एक्स बना सेंटर पर और इसका एंगल बना वाई सेंटर पर, उनका टोटल का आधा होता है। अभी कैसे प्रूफ करना है वो जरा समझने की बात है। सारे की सारे लोग अटेंशन दीजिएगा बहुत अच्छे से। देखो जरा, मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था कि एक आर्क, एक ही साइज की आर्क सरकमफ्रेंसेस पर एक समान एंगल बनाती है। तो अगर हम यहां बातचीत करने की कोशिश करें तो मुझे आप इतना सा बता दीजिएगा, ये जो बीडी आर्क है, ढंग से समझिएगा,
ये जो BD आर्क है, अटेंशन दीजिए, ये जो BD आर्क है ये सेंटर पर कितना बना रही है बताइए, y। ये सेंटर पर कितना बना रही है, y। अगर मैं इसी की बात करूं, इसी BD की बात करूं, तो ये सेंटर पर देखो, इसको आप मत समझ लीजिएगा गलती से भी, क्योंकि ये मैंने अलग से मिलाया है एंगल बनाने के लिए ए से इसको, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन तो कौन सी है, CD और AB। हां, हम ये कर सकते हैं बहुत अच्छे से, इस A और D को मिला सकते हैं। जरा देखिएगा, इस A और D को हम मिला सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन बन सकती है। गलती से भी इस BC को स्ट्रेट लाइन मत मान लीजिएगा। जरा देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ढंग से सुनिएगा, इस BC ने सेंटर पर Y बनाया, तो इसी BD ने, BC नहीं है, BD ने सेंटर पर Y बनाया, तो आपको पता है सेंटर पर जो बनाती है सरकमफ्रेंसेस पे उसकी आधी बनाती है, और सरकमफ्रेंसेस पे कितने भी बनवा लो वो हमेशा एक जैसे होते हैं। जरा देखो, अगर ये Y है तो इसी आर्क से ये जो एंगल बना, ये वाला, ये जो मैंने डॉट बनाया, ये Y का आधा होना चाहिए कि नहीं, मुझे बताइए। ये Y का आधा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर ये BD आर्क सेंटर पर Y बना रही है, तो यही BD आर्क जो है यहां पर सरकमफ्रेंसेस पर, यानी कि ADB को देखिए, DAB को देखिए, यही आर्क यूज हो रही है, तो ये सेंटर का आधा बनाएगी। चलो एक बात तो ये हो गई। अब उधर आते हैं, उधर जरा देखिएगा, AC पर नजर डालिए। अगर मैं इस AC आर्क की तरफ देखता हूं तो जरा देखिएगा, AC आर्क जो सेंटर पर बना रही है वो X बना रही है। क्या बना रही है बताइए, X बना रही है। तो आप जरा देखिए, अगर ये X बना रही है तो इसी पर, इसी आर्क पर जरा देखिए, ADC क्या इसी आर्क पर बन रहा है? अगर यही आर्क सेंटर पर X बना रही है तो बची सरकमफ्रेंसेस पर X का आधा बनाएगी। तो क्या ये एंगल X का आधा बनता नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे बताइए। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या पूछा गया था, APC, तो चाहे तो APC ये कह सकते हैं या BPD कह सकते हैं, एक ही बात है। एक ट्रायंगल जो है, एक ट्रायंगल में आपको बताता हूं, APD, इसका जरा एक्सटीरियर एंगल देखिए। अगर मैं बात करूं एक्सटीरियर एंगल, देखिए, अगर मैं इस APD की बात करूंगा, APD की बात करूंगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, चाहे ये वाला लो चाहे ये वाला, एक ही बात है। ये इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। यानी इसका इंटीरियर एंगल ये रहा और इसके अपोजिट में ये रहा, यानी ये दोनों इनके सम के बराबर होने चाहिए। तो ये जो एंगल है APC वो क्या बनेगा, इन दोनों के सम के बराबर। तो सम कर लो, X का आधा और Y का भी आधा, दोनों में आधा कॉमन है, तो आधा पन्ने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, एंगल है ये, एंगल X और एंगल Y। तो क्या यही रिजल्ट निकल कर आया है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो देखो सामने क्या लिखा हुआ। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप जरा देखिए, 1 मिनट लगेगा केवल, क्योंकि इसमें क्या हुआ, थोड़ी खिचड़ी बन गई थी, कोई बात नहीं। जरा देखिए, अगर मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूं बहुत अच्छे से, ये आपको एक कोड नजर आ रही है AB, दूसरी आपको कोड नजर आ रही है CD, और हमने क्या किया, हमने पहले इस A और C को मिलाकर के ये X बना दिया। A और C को मिलाकर क्या बनाया, X बनाया। फिर हमने इस D और B को मिलकर क्या बनाया बताइए, Y बनाया। इस A और D को जरूर हमने मिला दिया था, और मैंने आपको ये 2 बेस बताए। एक तो ये बताया, यहां पर ये आर्क सेंटर पर Y बना रही है, तो यही आर्क जरा देखो यहां पर, अरे ये BD जो है वो सेंटर पे Y बना रही है, तो यही जो है यहां पर DAB ये क्या बनाएगी, ये Y/2 बनाएगी। इसी तरह से यहां देखो, ये सेंटर पे X बना रही है, तो ये यहां से जरा देखो, ये एंगल ACD ये क्या बनाएगी बताइए, X/2 बनाएगी। और ये आपको पता है कि ये पॉइंट P था, तो मुझे APC चाहिए ये, तो ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर का मतलब है इसके इंटीरियर अपोजिट का सम। तो ये हमने करने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो ये रिजल्ट आता है हमारा जब हम अंदर
इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर एंगल देखते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर एंगल देखते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ही तो बोल रहा हूं, एपीसी या बीपीडी। अब मैं बात करता हूं सेम की सेम, लेकिन अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट अंदर नहीं बल्कि बाहर होगा। रिजल्ट मैं आपको पहले ही बता देता हूं, प्रूफ करके अभी दिखा दूंगा। केवल ये जो प्लस आता है, इस प्लस की जगह क्या आने लगेगा, माइनस आने लगेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा देखिएगा बोर्ड पे सारे के सारे बच्चे। देखो एक सर्कल फिर से मैंने ड्रॉ किया, थोड़ा बड़ा ज्यादा ही बन गया, कोई बात नहीं। अपन इसमें क्या करते हैं, दो कोट्स बनाते हैं इस तरह से बाहर निकलती हुई, ये अपन ने मिला दिया। ये अपना ए बी था, ये मैंने पहले ही आपको कहा, मैं एक उधर रख रहा हूं सिखाने के लिए, ये पी था। अब यहां पर क्या है, जरा देखिए कि जो पॉइंट कॉमन है वो तो पी है ना, तो एंगल क्या बनेगा, आप एंगल बात कर सकते हैं, चाहे तो ए पी सी एंगल तो वही है, या बीपीसी भी कह सकते हैं, बीपीडी, क्योंकि ट्रायंगल पूरा लेना है। तो ये जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, हाफ किसके बताइए, एंगल एक्स माइनस एंगल वाई। जरा देखो पीछे हमने क्या किया था, पीछे रिजल्ट तो सेम निकाले थे, सेम की सेम, केवल वहां माइनस नहीं बल्कि क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था। और यहां पर सेम चीज है, सेम डिट्टो लिखा हुआ है, केवल यहां प्लस नहीं बल्कि क्या हो गया, माइनस। तो इसको सीखने की जरूरत है, ऐसा क्यों, जरा देखिएगा। हमने क्या किया था, हमने इसी बी और डी को, मैंने कहा ना पहले पहले ए और बी दूसरा है, सी पहला डी दूसरा है, तो इनको मिलाया था सेंटर से। आपको ध्यान है ना, अपन ने इनको मिलाया था, ए और सी को सेंटर से, और बी और डी को मिलाया था सेंटर से। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो रटना बंद करो, और नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है, समझने की कोशिश करो। आप देखो ये सेंटर है, ये सेंटर है, मैंने पहले इस बी और डी को मिलाया, तो बी और डी को मैंने मिलाया, तो ये देखिए मैंने मिलाया, और यहां मैंने सेंटर पर इस आर्क से मैंने इस सेंटर पर एक्स बना दिया। इसी तरह से मैंने इस ए और सी आर्क की बात की, और सेंटर से क्या बना दिया, मैंने इसको वाई बना दिया। और मुझे क्या चाहिए, मुझे एपीसी चाहिए, मुझे चाहिए एपीसी। अब आगे जरा ध्यान देंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, आपको ये करने के लिए एपीसी, अब अपन को पी कैसे लाए, तो उसका एक तरीका है, जरा देखिए। इस बार आप क्या करें, पहले भी देखो पहले भी आपने क्या किया था, इस ए और डी को मिलाया था, तभी तो ये ट्रायंगल से अपन प्रूफ कर पाए बात को। इस बार भी आपको प्रूफ करना है, कैसे, जरा देखिए। इस बी को मिलाइए सी से, बी को मिलाइए सी से, और एक ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा ना। अरे सर्कल की सारी चीजें ट्रायंगल से तो निकल कर आती हैं। अब जरा देखो, आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, मैं ट्रायंगल आपको नजर दिखाता हूं, पी बी सी, जरा देखिए पी बी सी, क्या आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, यस बिल्कुल नजर आ रहा है। अब एक और चीज देखिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, अगर मैं यहां बात करूं, ये जो सर्कमफ्रेंसेस है, अटेंशन दीजिएगा, अगर मैं बात करूं ये जो सर्कमफ्रेंसेस है बी डी, ये सेंटर पर बना रही है एक्स एंगल, तो क्या ये कहीं और भी बनाती नजर आ रही है आपको, जरा देखो, यही बीडी जो सेंटर पर एक्स बना रही है, इसी आर्क से जरा देखो बी सी डी, जरा नोटिस करो बी सी डी का मतलब ये पूरा आ गया। दोबारा बोल रहा हूं, देखो ये आर्क बी डी, पिछले सेशंस में आपको बता चुका हूं, वैसे ये आर्क बी डी सेंटर पर एक्स बना रही है, तो यही आर्क सर्कमफ्रेंसेस पे इसका आधा बनाएगी ना, तो ये देखो बी सी डी इस एक्स का आधा बनेगा, यानी कि ये पूरा की पूरा हिस्सा ये वाला, ये कितना बन गया बताइए, x/2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसी तरह से अगर मैं यहां देखना चाहूं, इस AC को, जरा देखिए AC जो सेंटर पर बना रहा है वो y बना रहा है, जरा देखो AC सेंटर पर y बना रहा है, तो यही AC देखिए, इधर देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना बना रहा है बताइए, AC जो सेंटर पे y बना रहा है, तो यही AC आर्क इस तरह से देखिए CBA, तो ये कितना नजर आ रहा है आपको, अगर यहां सेंटर पे y है तो ये y का आधा होगा ना, तो ये क्या होगा y/2। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे। अब अंतिम रूप से बात मैं करूं तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये एक ट्रायंगल है,
ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का नाम मैंने दिया आपको पी, बी और सी। ये सी क्या है? इसका एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल हमेशा किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल्स का सम होता है। तो आप इसका तो आपको पता है, क्योंकि ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो इसका जो इंटीरियर एंगल है वो तो मुझे नहीं चाहिए, उसके अपोजिट दोनों चाहिए। तो एंगल P चाहिए और एंगल B चाहिए। एंगल P मुझे पता नहीं, तो एक बार मैं एंगल P को क्या करता हूं, मैं इसको फाई मान लेता हूं। मेरी बात समझ पा रहे? मैं इसको फाई मान लेता हूं। तो आप समझिए, अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करता हूं PBC में, अगर मैं PBC में बात करता हूं तो C का एक्सटीरियर एंगल, हर चीज मैं नहीं लिख सकता, बोल सकता हूं कितनी बार भी, आप पॉज करके नोट कीजिएगा। C का जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होगा? C के इंटीरियर एंगल्स के इंटीरियर एंगल के अपोजिट के सम के बराबर होगा। तो C का एक्सटीरियर क्या है? एंगल x/2। वो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? इसके इंटीरियर के अपोजिट, यानी कि 5 प्लस क्या है बताइए? एंगल y बाई क्या बताइए? 2। आपको क्या चाहिए? आपको APC चाहिए, ये वाला, ये APC चाहिए। तो APC को मैंने क्या बोल रखा है इस बार? 5 बोल रखा है। तो 5 को वही रहने दो, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस होगा ना भाई। तो क्या होगा? एंगल x/2 माइनस एंगल y/2 बराबर 5। और 5 क्या है? अरे कुछ नहीं, 5 यही तो है। ये APC कह लो, BPD कह लो, एक ही बात है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इसमें 1/2 कॉमन लेता हूं तो क्या वहीं नहीं पहुंच जाता मैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ नहीं कर रहे हम, केवल इन आर्क से सेंटर पर जो बना रहे हैं वो x और y बना रहे हैं। यहां पर जो जिस जगह पर ये प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करती है दोनों कोर्ट्स, उस जगह का एंगल अगर बाहर करती हैं तो डिफरेंस का आधा आएगा, डिफरेंस का आधा आएगा। और यही इंटरसेक्शन अगर अंदर किया जाता है तो जो सम है उसका क्या आता बताइए? आधा आता। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं, क्या बोल रहा है वो? उसने कहा इन ए सर्कल विद सेंटर O, 2 कोर्ट्स AB एंड CD इंटरसेक्ट्स एट P। ये P पर इंटरसेक्शन होता है, तो ये बात तो फिक्स हो गई। देखो, मैं हमेशा आपको बोल रहा हूं कि एक आपका जो कोड है वो है AB, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने जानबूझकर, और दूसरा अपन ऐसा मान लेते हैं CD। ये CD है, इनका इंटरसेक्शन कहां पर होता है? P पॉइंट पर होता है। आगे क्या बोला गया जरा देखिएगा, AOD, जो AOD है, AOD ये वाला पॉइंट O तो यहां लेना पड़ेगा ना भाई, सेंटर तो O बता रहा है, वो सेंटर क्या बता रहा है? O। तो सेंटर जो है, सेंटर O है हमारे पास। और AOD, अब एक अगर वो AOD बता रहा है, कितना बता रहा है? 95 डिग्री। तो AOD बोल रहा है तो आगे BOC बोलेगा, आगे BOC बोलेगा 70 डिग्री। क्या करेंगे आप? आपको सिखाया था ना, अंदर की तरफ बन रहा है, दोनों को जोड़कर आधा करना है। 95 165 का आधा 82.5, ऑप्शन नंबर A। आप दिमाग लगाएंगे इसके अंदर, थोड़ा अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बोलना, यहीं से मैं शुरू करूंगा। आज बहुत हो गया ये, इसको अपन कल आगे बढ़ाएंगे। कोड में थोड़ा सा कुछ बच रहा है, कम से कम 7-8 क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे अच्छे, फिर हम लोग टेंजेंट शुरू करेंगे कल। चलिए, मैं आपसे इतनी सी उम्मीद कर सकता हूं कि इन चीजों को आप अधिकतम लोगों को शेयर करेंगे ताकि सबको फायदा मिले, और आप भी कमेंट करके बताएं। आप समझने की कोशिश कीजिए, अब इतना समय नहीं मिल पाता कि हर कमेंट का मैं जवाब दूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हर कमेंट में देखता जरूर हूं, तो मुझे आइडिया रहता है कि बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा है, कितना समझ में आ रहा है, क्या क्या उनको जरूरत है। चलिए, आज इतना ही करते हैं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।